नमस्कार। 833 ईस्वी में नागभट्ट के जल समाधि लेने के बाद उनका पुत्र रामभद्र या राम गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का अगला राजा बना। रामभद्र के बाद उसके पुत्र मिहिर भोज या भोज प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार की सत्ता क्या संभाली, मानो प्रतिहार साम्राज्य का स्वर्ण काल ही आ गया। अरब लेखकों ने भी मिहिर भोज के काल को संपन्न काल माना। यह वह काल था जब भारत दुनिया में सोने की चिड़िया कहा जाने लगा। मिहिर भोज का राज्य उत्तर पश्चिम में सतलुज, उत्तर में हिमालय की तराई, पूर्व में पाल साम्राज्य की पश्चिमी सीमा, दक्षिण पूर्व में बुंदेलखंड और वत्स की सीमा, दक्षिण पश्चिम में सौराष्ट्र तथा पश्चिम में राजस्थान के अधिकांश भाग में फैला हुआ था। मिहिर भोज ने 836 ईस्वी से 885 ईस्वी तक लगभग 49 साल तक राज किया। मिहिर भोज के साम्राज्य का विस्तार आज के मुल्तान से पश्चिमी बंगाल तक और कश्मीर से कर्नाटक तक फैला हुआ था। ये धर्मरक्षक सम्राट शिव और विष्णु दोनों के परम भक्त थे। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार के जीवन के बारे में विवरण मिलता है। मिहिर भोज के पास ऊंटों, हाथियों और घुड़सवारों की दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना थी। इनके राज्य में व्यापार सोना चांदी के सिक्कों से होता था। इनके राज्य में सोने और चांदी की खानें भी थीं। भोज ने सर्वप्रथम कन्नौज राज्य की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया। प्रजा पर अत्याचार करने वाले सामंतों और रिश्वत खाने वाले कामचोर कर्मचारियों को कठोर रूप से दंडित किया। व्यापार और कृषि कार्य को इतनी सुविधाएं प्रदान की गईं कि सारा साम्राज्य धन धान्य से लहलहा उठा। मिहिर भोज ने गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य को धन वैभव से चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। अपने उत्कर्ष काल में इन्हें गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की उपाधि मिली। अनेक काव्यों एवं इतिहास में उसे गुर्जर सम्राट भोज, भोजराज, वाराह अवतार, परम भट्टारक, महाराजाधिराज आदि विशेषणों से वर्णित किया गया है। विश्व की सुगठित और विशालतम सेना भोज की थी। इसमें 8 लाख से ज़्यादा पैदल, करीब 90,000 घुड़सवार, हजारों हाथी और हजारों रथ थे। मिहिर भोज के राज्य में चोरी डकैती का भय किसी को नहीं था। उसका कारण यह था कि सभी संपन्न थे। गुर्जर प्रतिहारों ने अरबों से 300 वर्ष तक लगभग 200 से ज़्यादा युद्ध किए और भारत की रक्षा की। अरब यात्री सुलेमान ने भारत भ्रमण के दौरान एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था सिलसिली उल तवारीख। 851 ईस्वी में सम्राट मिहिर भोज को उसने इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु बताया। साथ ही मिहिर भोज की महान सेना की तारीफ भी लिखी। इसने भी मिहिर भोज के राज्य की सीमाएं दक्षिण में राष्ट्रकूटों के राज्य, पूर्व में बंगाल के पाल शासक और पश्चिम में मुल्तान के शासकों की सीमाओं को छूती हुई बताया। 915 ईस्वी में भारत आए बगदाद के इतिहासकार अल मसूदी ने अपनी किताब मजरुल जुहाब में भी मिहिर भोज की 36 लाख सैनिकों की पराक्रमी सेना के बारे में लिखा है। इनकी राजधानी का निशान वराह था, जो कि भगवान विष्णु के वराह अवतार का प्रतीक था। मुस्लिमों के मन में वराह यानी सुअर को लेकर जो नफरत आज भी दिखाई देती है, कौन जाने उसके मूल में मिहिर भोज से हुए संघर्ष ही हों। क्योंकि मिहिर भोज के नेतृत्व में सभी वर्ग एवं जातियों के लोगों ने राष्ट्र की रक्षा के लिए हथियार उठाए और इस्लामिक आक्रांताओं से लड़ाइयाँ लड़ीं। हालत यह थी कि मुस्लिम आक्रमणकारी मिहिर भोज के नाम से ही थरथराने लगे थे। उन दिनों
अरब के खलीफा ने इमरान बिन मूसा को सिंध के उस इलाके पर शासक नियुक्त किया था जिस पर अरबों का अधिकार रह गया था, किंतु मिहिर भोज ने इमरान बिन मूसा को बुरी तरह पराजित कर समस्त सिंध को प्रतिहार साम्राज्य का अंग बना लिया था। उसके बाद कुछ समय के लिए केवल मंसूरा और मुल्तान दो स्थान अरबों के पास सिंध में इसलिए रह गए थे कि अरबों ने क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार के तूफानी भयंकर आक्रमणों से बचने के लिए अनमहफूज नामक गुफाएं बनवाई थीं, जिनमें छिपकर अरब अपनी जान बचा लिया करते थे। लेकिन सम्राट मिहिर भोज नहीं चाहते थे कि अरब इन दो स्थानों पर भी सुरक्षित रहे और आगे संकट का कारण बने रहें। इसलिए उन्होंने कई बड़े सैनिक अभियानों के द्वारा अनमहफूज नामक जगह को भी जीतकर अपने प्रतिहार साम्राज्य की पश्चिमी सीमाएं सिंध नदी से सैकड़ों मील पश्चिम तक पहुंचा दी और इसी प्रकार भारत को अगली शताब्दियों तक अरबों के बर्बर, धर्मांध तथा अत्याचारी आक्रमणों से सुरक्षित कर दिया। इस तरह सम्राट मिहिर भोज के राज्य की सीमाएं काबुल से रांची व असम तक, हिमालय से नर्मदा व आंध्र तक, काठियावाड़ से बंगाल तक सुदृढ़ तथा सुरक्षित थीं। 50 वर्ष तक राज्य करने के पश्चात वे अपने बेटे महेंद्रपाल को राज सिंहासन सौंपकर संन्यास वृत्ति के लिए वन में चले गए थे। यह तो हुई 8वीं सदी के कन्नौज नरेश मिहिर भोज की कहानी। आइए अब 10वीं सदी के धार अधिपति भोज की गाथा पर ध्यान दें। वैरी सिंह परमार रची धार, असी धार बल बहा सरस्वती धार, धारा सार किए भोज ने। अर्थात बैरी सिंह परमार ने अपनी तलवार की दम पर धार को बसाया। यहाँ भोज ने विद्वानों को सम्मानित कर सरस्वती की धारा प्रवाहित की। इसीलिए कहा गया, जे नहीं हो तो भोज, कबिन मौज दे तो कवन, कालिदास को ओज, को बढ़ाव तो चतुर्दिक। अगर भोज नहीं होते तो कवियों को संपन्न कौन बनाता और कौन कालिदास का यश चारों ओर फैलाता। उनकी विदुषी पत्नी के लिए भी लिखा गया, कठिन गणित व्यवहार, लीला कौन बनावतो, पति सम विदुषी नार, जो न होती लीलावती। स्मरणीय है कि गणित की अद्भुत पुस्तक लीलावती भोज की विद्वान पत्नी लीलावती ने ही लिखी थी, जिसका भाष्य करने में बड़े बड़े विद्वानों को भी पसीना आ जाता है। परमार और धार के संबंध को लेकर भी कहा गया, होते नहीं परमार, धार कीर्ति किमि फैलती, धार बिना आधार, बढ़तो किमि परमार यश। जह परमार तह धार, धार जहां परमार तह, बिन पवार नहीं धार, धार बिना परमार नहीं। कवि ने धार और परमार दोनों को एक दूसरे का पूरक बताया है। तो अगले वीडियो में धार अधिपति भोज की कहानी पर चर्चा करेंगे। लेकिन भोज की कहानी उनके चाचा मुंज की कहानी के बिना अधूरी है। तो अगले अंक में मुंज की अद्भुत कहानी। नमस्कार।